हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 6 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो कल मैं यूट्यूब पर कुछ न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रही थी कि बाकी एजुकेटर्स कैसे बनाते हैं। तो मैंने देखा जो वर्ल्ड एजुकेटर्स थे, जो न्यूज़पेपर कंटेंट तो बहुत कम बच्चों को बता रहे थे, लेकिन उससे पहले मोटिवेशन बहुत ज़्यादा दे रहे थे। 25 मिनट का मोटिवेशन, 30 मिनट का मोटिवेशन, और बच्चे उनकी वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा लाइक भी कर रहे थे। तो ये काफ़ी डाइकॉटमी लगी मुझे कि जो लोग कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और सिर्फ मोटिवेशन के नाम पर चैनल चला रहे हैं, उनको ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। ठीक है, लीव इट एनीवे। चलो अब हम आज का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करते हैं। तो मेरे दिमाग में बात आई तो मैंने सोचा आप लोगों से ये मैं शेयर करती हूँ कि जो बच्चे हैं उन्हें भी एक्चुअल कंटेंट चाहिए नहीं, उन्हें सिर्फ बातें चाहिए। यहाँ पर जो फर्स्ट पेज पर न्यूज़ है, यहाँ पर बस नीपा वायरस इंपॉर्टेंट है, जो कि हम एक्सप्लेन सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे इम्पॉर्टेंट तो इन्फोसिस वाली न्यूज़ भी नहीं है, लेकिन एक क्लिकबेट टाइप की न्यूज़ है। तो इन्फोसिस को कल आरएसएस का एक जर्नल है जो इससे एफिलिएटेड आरएसएस है, जिसका नाम है पंचजन्य। उसमें ये पब्लिश हुआ था, ये जो इन्फोसिस है एंटी नेशनल इकॉनमी को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनके एक नंदन निलेकानी कमेटी आपने पढ़ी होगी। नंदन निलेकानी जो इससे रिलेटेड इन्फोसिस से, उन्होंने कांग्रेस के टिकट से लोकसभा इलेक्शन लड़ा था। तो इस बेसिस पे उन्होंने अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई थी, जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था। और इसके अलावा एक टैक्स पोर्टल जो इन्फोसिस ने बनाया, उसमें काफ़ी ग्लिचेस हैं और वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे इन्होंने बोल दिया कि जो इन्फोसिस अब एंटी नेशनल है, तो खास इंपॉर्टेंट है नहीं। पैरालंपिक्स में हम 24th नंबर पे इस बार फिनिश हुए हैं और 19 मेडल इंडिया ने जीते पैरालंपिक्स में। ओलंपिक से भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। पैरालंपिक्स में हमारी लगभग 19 मेडल्स हमने जीते हैं और हम 24th प्लेस पे आ गए हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, आगे चलते हैं। ये तो आपको पता है कि ममता बनर्जी अब बाईपोल्स लड़ेंगी, क्योंकि वो जीती नहीं थी, उसके बाद भी वो चीफ मिनिस्टर बनी हुई थी। तो मैक्सिमम 6 महीने तक ही चीफ मिनिस्टर रह सकती थी, उसके बाद उनको स्टेप डाउन करना पड़ता है। लेकिन अब बाईपोल्स में अगर वो जीत जाती हैं तो फिर वो अपना टेन्योर आगे कंटिन्यू रख सकती हैं। अब अमेरिका आफ्टर अफगानिस्तान। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अब कैसे मोल्ड होने वाली है अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद। तो अफगानिस्तान वॉर फॉर्मली एंड हो चुका है। अब यहाँ पर न्यू फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन बाइडेन एरा की देखने को मिलेगी। अब उनका जो फॉरेन पॉलिसी में मेन एम है वो ये है कि चाइना और रशिया को कैसे कंटेन करना। तो यूएस फॉरेन पॉलिसी का मेन एम है चाइना और रशिया को कंटेन करना। दूसरा साइबर सिक्योरिटी। तो आपने देखा ही होगा कि जो यूएस है वो एक्यूज़ करता रहता है रशिया को कि वो कैसे हैकर्स यूज़ करता है और ये सारी चीज़ें करता है, स्पाई करता है यूएस पे। तो सेकंड जो है वो साइबर सिक्योरिटी। थर्ड, अब अमेरिका को जो काउंटर टेररिज्म प्रोजेक्ट होगा वो ग्राउंड पर जाके नहीं होगा, जैसे कि अमेरिका क्या करता था, अफगानिस्तान में चला गया, इराक में चला गया। तो अब वो ऐसे इन्वेजन नहीं करेगा, वो ओवर द हॉराइजन कैपेबिलिटीज़ यूज़ करेगा, जैसे कि सैटेलाइट, अनमैन्ड ड्रोन्स। तो ये प्रीडोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। तो मतलब वहाँ जाकर नहीं लड़ेगा, बस ऐसे एयर स्ट्राइक्स कर दी, ड्रोन अनमैन्ड ड्रोन्स के थ्रू अटैक कर दिया। फोर्थ, नेशन मेकिंग और डेमोक्रेसी बिल्डिंग। जैसे कि ये यूएस कह रहा था कि हर जगह हम डेमोक्रेसी लाएंगे, तो अब उनका ऐसा नहीं रहने वाला। तो नेशन मेकिंग और डेमोक्रेसी बिल्डिंग विल नॉट बी द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, विच इफ यूज्ड विल हैव क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू सिक्योरिटी। तो जैसे वो अपनी डेमोक्रेसी हर जगह एक्सपोर्ट करते रहते थे कि हम यहाँ डेमोक्रेसी लाएंगे, इराक में डेमोक्रेसी लाएंगे, अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाएंगे, अब वैसा नहीं करने वाले। सिक्योरिटी विल नॉट इंक्लूड काउंटर इंसर्जेंसी, मीनिंग लॉन्ग टर्म मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन अ सिविल वॉर। अब वो कभी भी लॉन्ग टर्म मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट में नहीं इंक्लूड होंगे। फिफ्थ, जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स है वो उनकी फॉरेन पॉलिसी में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए वो ये नहीं कि कंट्री में इन्वेट कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, डिप्लोमेसी को यूज़ करेंगे, इकोनॉमिक टूल्स को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल सैंक्शंस लगा दिए, इसके अलावा यूएन में उस कंट्री के अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास कर रहे थे, तो ऐसी चीज़ें करेंगे। तो आई होप आपको फॉरेन पॉलिसी समझ आ गई होगी, बाइडेन के एरा में फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज होने वाली। तो सबसे पहले चाइना और रशिया को कंटेन करने की बात की गई है, साइबर सिक्योरिटी को अटेंशन देने की बात की गई। जो भी काउंटर टेररिज्म प्रोजेक्ट होंगे अब वो मिलिट्री इन्वेजन के साथ नहीं होगी, बल्कि ओवर द हॉरिजॉन कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके होंगे। नेशन मेकिंग और डेमोक्रेसी बिल्डिंग, जो कि यूएस करता था कि एक्सटर्नल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करके, अब वैसा नहीं करेगा। कोशिश की जाएगी इकोनॉमी के थ्रू और इसके अलावा इकोनॉमिक टूल्स के थ्रू और डिप्लोमेसी के थ्रू ये मेथड का यूज़ करके गोल्स अचीव किए जाएँ, भले ही वो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के हों। अब ये जो पॉलिसी है ये इससे पहले वाला जो एरा था उससे डिफरेंट है। जो डोनाल्ड ट्रंप की थी उनका ये था कि मिलिट्री को वापस तो लाना है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने अपने अलाइंसेस के साथ विड्रॉ कर लिया था, यूरोप से लड़ाई करना, ये सब। एंड यूनिलेटरलिज्म वर इंपॉर्टेंट गोल्स, जैसे कि वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ गए थे। डब्ल्यूएचओ की वो बात करते थे कि डब्ल्यूएचओ ठीक ठाक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है
उसमें भी उसकी भी मेंबरशिप वो ऐसे बोलते थे कि इंडिया को डेवलप कंट्री उसमें बोल देना चाहिए, चाइना को डेवलप कंट्री बोल देना चाहिए। तो वो यूनिलेटरलिज्म की तरफ ज़्यादा थे मल्टीलेटरलिज्म के इंस्टेड। तो बाइडन वुड स्ट्रेंथन अलायंस, लेकिन बाइडन की फॉरेन पॉलिसी थोड़ी अलग है। वो अपने अलायंसेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी जो अलायंसेस उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो वहाँ से वापस ला रहे हैं जहाँ पर अब कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं रह गया, क्योंकि अमेरिका की फोर्सेस तो साउथ कोरिया में भी है, जापान में भी है, लेकिन साउथ कोरिया जापान से तो वापस नहीं ला रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अमेरिका का इंटरेस्ट है। तो हर जगह से अमेरिका की फोर्सेस को वापस नहीं लाना, वहाँ से वापस लाना जहाँ पर वाइटल नेशनल इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तो अमेरिकन military deployment in Japan and South Korea will continue for these military theaters aimed at balancing China are much more important than Afghanistan। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं है कि अमेरिका को अपने ट्रूप्स हर जगह से बाहर लाने, जहाँ पर उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया वहाँ से बाहर लाएंगे। अब जो बाइडन ने मिलिट्री पुल आउट किया, उससे पहले वाले जैसे ओबामा एरा से बात हो रही थी कि अब हम अफगानिस्तान से यूएस की आर्मी को पुल आउट कर लेते हैं। तो बाइडन ने डिस इंगेजमेंट की बात की थी, लेकिन तब वो वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के टाइम में, इसीलिए उस समय उनकी बात को ज़्यादा हीट नहीं दी गई। बट फर्स्ट ओबामा ओवर रूल्ड हिम, उसके बाद फिर ट्रंप ने ओवर रूल कर दिया। ट्रंप ने कोशिश तो की थी, लेकिन उसके बाद भी वो अभी तक बाहर नहीं ला पाए, तो उनका टेन्योर खत्म हो गया था। तो एज प्रेसिडेंट बाइडन फाइनली हैड पावर टू एक्ट ऑन हिज बिलीव्स। अब वो प्रेसिडेंट है, तो जो उनको लगता है वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है, जैसे कि उन्होंने कैसे अपने ट्रूप को बाहर निकाले। इफ़ अमेरिका डिड नॉट विड्रॉ नाउ, अगर अमेरिका अभी विड्रॉ नहीं करते तो बाइडन का ये कहना है तो ओनली चॉइस यही रहती कि फिर से हमें अपने ट्रूप्स भेजने पड़ते, एक थर्ड डेकेड ऑफ वॉर। 2 डेकेड ऑफ वॉर तो आपने लड़ी लिया, कितना डेकेड ऑफ वॉर लड़ोगे। और अब क्रिटिक्स बोलते हैं अमेरिका के पास एक ये भी ऑप्शन था कि अपना स्मॉल फोर्स अफगानिस्तान में छोड़ देते और एयर सपोर्ट देते रहते। ठीक है, अगर एयर सपोर्ट भी देते रहते तो जो अफगान की आर्मी थी वो सस्टेन कर जाती, तो इट वुड हैव एट द वेरी लीस्ट केप्ट द स्टेलमेट गोइंग। तो जो स्टेलमेट है कम से कम वो तो चलता रहता। तालिबान को विक्ट्री तो नहीं मिलती अगर आप अपने थोड़े फोर्सेस वहाँ पे मेंटेन रखते और एयर स्पेस प्रोवाइड करते रहते, एयर फोर्स प्रोवाइड करते रहते टू द अफगान मिलिट्री। अब द फंडामेंटल फ्लॉ ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी अप्रोच। अब फंडामेंटल फ्लॉ क्या है कि अमेरिका ने जो ये 20 साल यूएस ने अफगान आर्मी को ट्रेन किया, उसके बाद भी अफगान आर्मी हार क्यों हुई। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला जो फंडामेंटल फ्लॉ है वो ये है कि जो भी अमेरिका की सिक्योरिटी अप्रोच थी वो कॉन्सेंट्रेटेड थी काबुल में, इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज था कि जो एथनिक डिफरेंसेस हैं, जो रूटेड ट्राइबल और एथनिक डिफरेंसेस हैं, वहाँ पे डिसेंट्रलाइज मोड ऑफ गवर्नेंस कभी गया ही नहीं और पावर शेयरिंग कभी हुई ही नहीं। तो जो सेंट्रलाइजेशन होता उसकी वजह से भी ऐसा हुआ। तो फॉर देम द फंडामेंटल फ्लॉ ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी अप्रोच वॉज इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन काबुल, वेयर इज अफगानिस्तान हिस्टोरिकली रूटेड ट्राइबल एंड एथनिक डिफरेंसेस रिक्वायर्ड अ डिसेंट्रलाइज मोड ऑफ गवर्नेंस। तो जहाँ पर डिसेंट्रलाइज मोड ऑफ गवर्नेंस की जरूरत थी वहाँ पर हो गया सेंट्रलाइज मोड ऑफ गवर्नेंस। अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, वहाँ पर टीचर भी अपॉइंट प्रेसिडेंट के ऑफिस से होता है। द मोर पावर वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन काबुल। अब जितनी ज़्यादा पावर काबुल में कंसंट्रेटेड थी उतनी ही ज़्यादा नेशन बिल्डिंग अंडरमाइन हुई। और उसके अलावा फिर पाकिस्तान तो तालिबान को सपोर्ट करता ही है, इसीलिए पूरा नेशन वल्नरेबल हो गया और तालिबान ने कैप्चर कर लिया। अब बाइडन की जो सिक्योरिटी क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये बोला कि अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन ये था कि अब अफगान वॉर में हमें नहीं लड़ना है। अब रीसेंट पॉपुलर फ्रस्ट्रेशन वॉज, अब ये नहीं है लोगों में फ्रस्ट्रेशन ये नहीं कि हम क्यों बाहर आ गए, लेकिन हम किस तरीके से बाहर आए। अमेरिका के लोगों में उस बात की फ्रस्ट्रेशन है, जैसे कि उनके लगभग 12 जो लोग हैं वो भी मर गए, उनके 12 ऑफिशियल्स भी मर गए थे। तो दैट थाउजेंड्स ऑफ अफगान्स हु वर्कड अलोंग साइड द अमेरिकन्स। इसके अलावा अमेरिकन्स के साथ जिन्होंने भी जिन अफगान्स ने काम किया वो तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए क्योंकि तालिबान तो उनसे बदला लेगा। लेकिन उसके बाद भी बाइडन ने उन लोगों के लिए कोई भी ओवर पावरिंग इमोशन नहीं दिखाया है। 20 ईयर्स आफ्टर द टेररिस्ट अटैक, तो वही जो टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो देर इज़ नो पॉपुलर एपेटाइट लेफ्ट इन अमेरिका फॉर प्रोलॉन्गिंग द वॉर। तो ये हुआ था कि अलकायदा ने किया था, ओसामा बिन लादेन को उन्होंने मार दिया, उसके बाद भी इनका वॉर चले जा रहा था। 2011 में बिन लादेन को तो मार दिया था। अगर देखो तो लगभग अमेरिका $300 मिलियन डेली खर्च कर रहा था अफगानिस्तान में। मोर ओवर इन रिसेंट ईयर्स, अब रिसेंट ईयर्स में देखो तो जो भी यूएस में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं वो होम ग्रोन ग्रुप्स के द्वारा हुए, ना कि अलकायदा के द्वारा। 2 इंटरकनेक्टेड इश्यूज आर रेलेवेंट। यहाँ पर 2 इश्यूज और रेलेवेंट है। पहला, जब अफगानिस्तान में मिलिट्री इन्वेजन यूएस ने किया था तो नेटो के सपोर्ट से किया था, वहाँ पर नेटो से एक बार बातचीत की गई थी। इट इज़ नॉट क्लियर, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि बाइडन ने क्या अपने यूरोपियन जो भी एलाइज थे उससे एक बार पहले बात की विड्रॉ करने से पहले। तो जाने से पहले तो आपने उनसे बात की, ठीक है आप लोग भी चलो, लेकिन आने से जब आप वहाँ से विड्रॉ कर रहे थे कि आपने एक भी बार यूरोपियन एलाइज से ये बात पूछी। बाइडन एक्सप्लिसिट एंडोर्समेंट ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। अब बाइडन जहाँ मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, सारे जो इंस्टीट्यूशंस उनके स्ट्रेंथन करने की बात करें, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स करने की बात करें, अगर उन्होंने यहाँ पर अपने यूरोपियन एलाइज से बात नहीं पूछी तो ये समझ आ रहा है कि उन्होंने कैसे यूनिलेटरल विड्रॉल कर लिया बिना किसी से पूछे।
Second and more important, thousands of Afghan allies were left behind in a situation all too vulnerable to the Taliban's naked aggression. अब इतने सारे जो अफगान एलाइज है वो पीछे छूट गए अफगानिस्तान में, अब तालिबान उनके साथ रिवेंज लेगा, तो दिस इज बाउंड टू क्रिएट ग्रेट अनईजीनेस इन ताइवान एंड जापान. अब इसके बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन देखने के बाद ताइवान और जापान में काफ़ी अनईजीनेस हो सकती है, क्योंकि दोनों ही चाइनीज़ हॉस्टिलिटी को फेस कर रहे हैं. और ताइवान के केस में तो चाइनीज़ हॉस्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि चाइना मान चुका है कि ताइवान तो उनका ही पार्ट है. अब फॉर बीजिंग द बॉर्डर विद इंडिया इज मच लेस सिग्निफिकेंट गेम. अब बीजिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ताइवान को कैसे अपने अंदर लाना है. तो चाइना हैज़ नेवर गिवन अप इट्स एम्बिशन ऑफ कैप्चरिंग ताइवान विच इट व्यूज एज अ रेनिगेड प्रोविंस. तो वो हमेशा से ताइवान को रेनिगेड प्रोविंस मानता ही है. अब ताइवान की जो सिक्योरिटी है वो अमेरिकन अम्ब्रेला के अंदर काम करती है. तो बाइडन ने ये बोला है कि अब अफगानिस्तान से विड्रॉल हो गया है तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉन्सनट्रेट कर सकते हैं चाइना और रशिया पे. लेकिन क्या यूएस फर्म सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अगर ताइवान को मॉर्टली थ्रेटन किया गया बाय द सर्जिंग चाइना? या अमेरिका बहुत वॉर वेरी हो चुका है, वो जाकर कहीं लड़ने वाला नहीं है. तो आफ्टर अफगानिस्तान ये काफ़ी स्कैरी क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि अगर ताइवान को कैप्चर करने की कोशिश की गई बाय द चाइना तो क्या यहाँ पर अमेरिका अपनी आर्मी भेजेगा? तो देयर आर नो क्लियर आंसर्स, कोई क्लियर आंसर्स नहीं, सिर्फ डाउट्स ही है अबाउट अमेरिकाज प्लान्स और कैपेबिलिटीज़ की, क्या उसके प्लान्स और क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ है. ये नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, काफ़ी हम आर्टिकल्स भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके पास इनफ पॉइंट्स हो गए होंगे. अब नेक्स्ट है द न्यूट्रिशन हाइजीन लिंक. ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग द यूथ, तो यूथ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी की. अगर इंसान के अंदर न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी है तो वो कभी एक ह्यूमन रिसोर्स बन ही नहीं पाएगा जो कि प्रोडक्टिव हो. और रीसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट से ये पता चला कि लगभग 12 लाख चिल्ड्रन जो है वो लो इनकम कंट्रीज़ में अगले 6 महीने में कुड डाई इन लो इनकम कंट्रीज इन द नेक्स्ट 6 मंथ. तो 6 महीने में लो इनकम कंट्रीज़ में उनकी डेथ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि रूटीन हेल्थ सर्विसेज में कमी आ गई है, वेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया. नियरली 3 लाख सच चिल्ड्रन, और इसमें से जो 3 लाख बच्चे हैं वो इंडिया से होंगे, नियरली एज मच एज द कंट्री वाइड डेथ टोल फ्रॉम कोविड-19. अब नेशनल फैमिली हेल्थ सिक्योरिटी के डेटा से ये पता चलता है कि जब से पैंडेमिक आया तब से अंडर नरिशमेंट और ज़्यादा बढ़ गया है. हर 3 में से एक बच्चा जो है वो क्रोनिक मैल नरिशमेंट को फेस कर रहा है. अगर लेटेस्ट डेटा देखें तो 37.9% जो बच्चे अंडर 5 वो स्टंटेड है, 20.8% जो बच्चे हैं वेस्टेड. वेस्टेड का मतलब ये होता है जो बच्चे वो बहुत पतले हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग. अगर हम देखें तो बाकी डेवलपिंग कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया का डेटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 25% बच्चे सफ़र कर रहे हैं स्टंटिंग से, लेकिन इंडिया में देखो तो 37.9% है. और 8.9% वेस्टेड बच्चे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, लेकिन हमारे यहाँ 20.8% है. तो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ये रेशियो बढ़ा हुआ है. अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखें तो 50% ऑफ ऑल मैल एंड अंडर नरिशमेंट कैन बी ट्रेस टू डायरिया. अभी जो भी मेल नरिशमेंट और अंडर नरिशमेंट होता है ये ज़्यादातर उन्हीं बच्चों में होता है जिनको डायरिया होता है या तो इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शंस होता है. वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो भी खाते हैं वो उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता है. न्यूट्रिशन एंड वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन आर इंट्रिकेटली लिंक्ड. तो न्यूट्रिशन और वाटर सैनिटेशन हाइजीन ये सब कुछ लिंक्ड है कि अगर आप सैनिटेशन के साथ रहोगे, अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा खाओगे, सैनिटेशन के साथ रहोगे, तभी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा. वरना आप कुछ भी खा लो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है. द रियलाइजेशन दैट मोस्ट केसेस ऑफ मेल न्यूट्रिशन कांट बी एक्सप्लेन बाय पुअर डाइट. तो जो भी मेल न्यूट्रिशन के केसेस आप सिर्फ उनको पुअर डाइट से नहीं सॉल्व कर सकते हो. जैसे कि अगर अनसैनिटरी लिविंग इन्वायरमेंट्स होता है तो उसकी वजह से गट इंजरी हो जाती है. गट इंजरी के बाद आप कुछ भी खाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पर ऑथर ने एक डिजीज़ का नाम बताया जिसका नाम है, एक सब क्लिनिकल कंडीशन हो जाती है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एंटेरोपैथी. इसमें ये होता है जो न्यूट्रिशनल मैल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि डायरिया, रिटार्टेड ग्रोथ एंड स्टंटिंग. इन सिंपल टर्म्स एनवायरमेंटल एंटेरोपैथी ये होती है, वो डिसऑर्डर होता है इंटेस्टाइन का जिसकी वजह से आप कोई भी न्यूट्रिएंट ले लो उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता. और ये किस वजह से होता है? इस वजह से होता है क्योंकि अनसैनिटरी कंडीशंस होती हैं. कोविड-19 का ऑनसेट के बाद प्रॉपर जो लोग हैं हाइजीन और सैनिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं, क्योंकि ये था कि आपको हैंड वॉश करना है 20 सेकंड तक करना है, तो उसकी वजह से लोग थोड़ा ध्यान देने लग गए हाइजीन पर. तो एक साइमल्टेनियस अप्रोच की ज़रूरत है कि न्यूट्रिशन और वॉश दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हमें मेल न्यूट्रिशन से लड़ना है. सिर्फ जैसे कि बात की जाती है बायोफोर्टिफिकेशन की, बायोफोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा, ये सब ठीक है, लेकिन जब तक आप सैनिटरी कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करोगे ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे. अगर ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो मेल न्यूट्रिशन से कभी लड़ा ही नहीं जा सकता है. आगे चलते हैं हम, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. अब हम नीपा के बारे में पढ़ेंगे. जो नीपा है इसका नाम आया है मलेशिया में एक विलेज है नीपा विलेज, तो उससे ही इस वायरस का नाम है नीपा वायरस. तो फर्स्ट आउटब्रेक नीपा वायरस के देखे गए थे मलेशिया में 1998 में, फिर सिंगापुर में 1999 में. तो जो वायरस का नाम है वो विलेज इन मलेशिया है, उससे इसका नाम लिया गया है. सिंस इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1998 एंड 1999 देयर हैव बीन मल्टीपल आउटब्रेक्स ऑफ द नीपा वायरस. तो 1998 और 1999 के बाद काफ़ी आउटब्रेक्स रहे हैं नीपा वायरस के, और ये ज़्यादातर साउथ और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में ही रहे हैं.
बांग्लादेश में लगभग 10 आउटब्रेक्स हो चुके हैं 2001 से। उसके अलावा केरला में तो 2018 से रिपोर्ट हो ही रहे हैं। अब ये जूनोटिक वायरस है, तो जूनोटिक वायरस वो होता है जो ट्रांसमिट होता है एनिमल से ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो जूनोटिक वायरस वो होता है जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होता है। ट्रांसमिशन मेनली उस वजह से होता है कि अगर आपने कोई कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम कर लिया है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी कंसिडर्ड पॉसिबल माना गया, पहले नहीं माना जाता था लेकिन अब ये माना जा रहा है। जो नीपा वायरस वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है, और इसका जो होस्ट है वो होता है फ्रूट बैट, जिसको फ्लाइंग फॉक्स नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रूट बैट्स क्या होते हैं, ये वायरस को ट्रांसमिट कर देते हैं पिग्स, डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेस और शीप में, और इनके थ्रू तो इंसानों में आसानी से आ सकता है। तो ह्यूमंस गेट इन्फेक्टेड मेनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ह्यूमंस कैसे इन्फेक्ट होते हैं, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं इन एनिमल से, या तो वो ऐसा कोई फूड कंज्यूम कर लेते हैं जो कि कंटामिनेटेड होता है इन एनिमल्स के सलाइवा के द्वारा या तो यूरिन के द्वारा। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन फुली स्टैब्लिश नहीं था, लेकिन रिसेंट स्टडी जो बांग्लादेशी रिसर्चर्स ने की उसके बाद पता चला कि जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी इसका हो सकता है। जो नीपा वायरस है वो उतनी तेज़ी से नहीं फैलता जितने कि कोविड फैलता है, लेकिन इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इसका मोर्टेलिटी रेट है 68%, यानी कि 100 में से 68 लोग को अगर इन्फेक्टेड है तो वो मर ही जाएंगे। लेकिन अगर कोविड का देखो तो सिर्फ 1% होता है। अब केरला ने कैसे प्रीवियस नीपा आउटब्रेक्स को हैंडल किया, तो केरला हैड नो पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अ डिजीज़ जिसका इतना ज़्यादा हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ 68%। लेकिन अब जो केरला है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा है जब से, क्योंकि अब पिछले 3 सालों से लगातार ही आ रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा है। तो नीपा वायरस, आई होप आपको नीपा वायरस समझ आ गया। नीपा वायरस का जो नाम है वो मलेशिया में एक विलेज है नीपा, उसके नाम से आया है। पर्सन टू पर्सन पहले नहीं माना जाता था कि पॉसिबल है, लेकिन अब पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। इसका मोर्टेलिटी रेट 68% है। कोविड से कंपेयर करो तो कोविड का काफ़ी कम है, 1%। इसके अलावा ये जो है इसका जो होस्ट होता है वो होता है फ्रूट बैट, जिसको फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या करता है, जो फ्लाइंग फॉक्स है वो ट्रांसमिट कर देता है वायरस को डॉग, कैट, शीप में, और जिसकी वजह से क्या होता है वो ह्यूमंस में आ जाता है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर अकाउंट एग्रीगेटर की बात की गई, तो अकाउंट एग्रीगेटर होता है एक NBFC, और अकाउंट एग्रीगेटर को लाइसेंस लेना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब अकाउंट एग्रीगेटर की डेफिनेशन क्या है, तो एन अकाउंट एग्रीगेटर इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC है, जो कि इंगेज होती है बिजनेस में। क्या क्या प्रोवाइड करती है, द सर्विस ऑफ रिट्रीविंग और कलेक्टिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है, तो रिट्रीव कर सकती है जो भी कस्टमर से रिलेटेड हो। इसके अलावा कंसोलिडेट करती है, ऑर्गेनाइज करती है, प्रेजेंट करती है ऐसी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को या किसी और एनी अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बैंक, या तो बैंक ने कुछ स्पेसिफाई कर रखा हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, तो वो करती है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है जो भी इन्फॉर्मेशन है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जो इंडिविजुअल्स की नीड है कि उनको बैंक यूज़ में लंबा लंबा खड़ा होना पड़ता था इतनी लंबी लंबी लाइनों में, अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी। वो इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल्स यूज़ कर सकते हैं, अपने पासवर्ड शेयर कर सकते हैं। एन अकाउंट एग्रीगेटर इज अ फाइनेंशियल यूटिलिटी, तो काफ़ी फाइनेंशियल यूटिलिटी है। सिक्योर फ्लो ऑफ डेटा होगा। अब यहाँ पर जो भी डेटा फ्लो होगा वो कंसेंट पहले ली जाएगी कि आप अपना डेटा फ्लो करवाना चाहते हैं नहीं, आप अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं नहीं, तो इट विल अलाउ बैंक्स टू एक्सेस कंसेंटेड डेटा फ्लोज इन वेरीफाइड डेटा, तो उससे पहले एक बार कंसेंट ली जाएगी। अभी कैसे काम करता है, इसकी 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। एक होता है अकाउंट एग्रीगेटर, एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, दूसरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र। आई होप आपको समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो पंजशीर वैली है, जहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस के पंजशीर वैली के द्वारा जो थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, लेकिन अब नेगोशिएशन की बात हो रही है। जो पंजशीर वैली और जो तालिबान के लीडर्स है उसमें होगी नेगोशिएशन। तो द लीडर ऑफ द अफगान अपोजिशन ग्रुप रेजिस्टिंग तालिबान फोर्सेज इन द पंजशीर वैली नॉर्थ ऑफ काबुल, उन्होंने ये बोला है कि अब हमें एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट कर लेते। तो अहमद मसूद जो कि हेड है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के, उन्होंने अनाउंसमेंट किए फेसबुक पेज पे कि वो करना चाहते हैं नेगोशिएशन। तो बस अब नेगोशिएशन हो जाएगा, तो एक जहाँ से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस डेवलप हो रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक पैनल बनाया गया है और उस पैनल को हेड कर रहे हैं MEIET द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक 10 मेंबर पैनल बनाया गया है, जो कि लेड किया जाएगा बाय द सेक्रेटरी अजय प्रकाश साहनी, टू फॉर्मुलेट अ प्रोसेस टू सपोर्ट एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स। तो बेसिकली इन्होंने अगस्त 25 को IT मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि वो स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स बना रहे हैं। वो क्या करेंगे स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स में, कि वो ऐसे 300 स्टार्टअप्स आइडेंटिफाई करेंगे जिनको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो सो द माइटी स्टार्टअप हब विल एक्ट एज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। ये यहाँ तक कि उन स्टार्टअप्स की जो इक्विटी होगी उसमें कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट भी करेंगे और उनको ग्रांट्स के लिए क्वालिफाई कर देंगे। लगभग 100 करोड़ रुपए की स्कीम होगी, नेक्स्ट 3 ईयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स लुक फॉर इंटरेस्टिंग आइडिया एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स देखेंगे कि कौन सा स्टार्टअप का आइडिया और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और उससे कुछ सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो वहाँ पर इन्वेस्ट भी करेंगे और उनको थोड़ी गाइडेंस भी देंगे। तो ऑगस्ट 25 IT मिनिस्ट्री ने स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ माइटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन की बात की।
इस प्रोग्राम के पार्ट में अपार्ट फ्रॉम सिलेक्टिंग द स्टार्टअप्स, जो आईटी मिनिस्ट्री होगी वो क्या करेगी, कस्टमाइज्ड एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स बिल्ड करके देगी ताकि स्टार्टअप्स को हेल्प हो। अब किसी भी एक्सेलरेटर को क्वालिफाई करना इस स्कीम के अंदर तो लगभग 3 साल का इंक्यूबेशन पीरियड होना चाहिए और सपोर्ट होना चाहिए मोर देन 50 स्टार्टअप्स का, और लगभग एटलीस्ट उसमें से जो 10 होने चाहिए शुड हैव रिसीव्ड नॉन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो कुछ कंडीशंस भी हैं, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं इसके अंदर। तो आपको कमेटी का नाम पता होना चाहिए, कमेटी का नाम है अजय प्रकाश साहनी। इसके अलावा मीटी के द्वारा बनाया गया है ये पैनल, स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम है कि हेल्प किया जाएगा स्टार्टअप्स को, उसके अलावा उनको टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाएगा, और साथ ही यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ MEITY है ये क्या करेगी, ये उसमें इक्विटी के नाम पर इन्वेस्ट भी करेगी। तो इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है स्टार्टअप को, स्टार्टअप कल्चर थोड़ा ग्रो होगा। यहाँ पर ITR एग्जाम्पशन दिया गया, जो लोग 75 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन्स है, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ नोटिफाइड डिक्लेरेशन फॉर्म्स टू बी फाइल्ड बाय सीनियर सिटीजन्स एज 75 ईयर्स एंड अबव विद द बैंक्स टू गेट एग्जाम्पशन। तो उनको एग्जाम्पशन मिलेगा कि उनको अब फाइल करने की ज़रूरत नहीं है इस साल के लिए, जो भी उनका इनकम टैक्स रिटर्न है। जो मलेशिया है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल है। अभी हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम में जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब वो इसीलिए क्योंकि काफ़ी इम्पेडिमेंट्स आ गए हैं, जैसे कि लेबर शॉर्टेजेस है, हीट वेव्स है, वर्मिन इन्फेस्टेशन है। इसके अलावा जो वर्ल्ड मोस्ट कंज्यूम एडिबल ऑयल सीड्स है उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे मलेशिया में काफ़ी ज़्यादा पाम ऑयल होता है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर रैट्स तो वर्मिन्स आ गए, लेबर शॉर्टेज, उसकी वजह से ग्लोबल एडिबल ऑयल की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और इसकी वजह से प्राइस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।